गोरखपुर गांव में बलराम अपने बूढ़े पिता वासुदेव और अपनी पत्नी रेवती के साथ रहता था। बलराम के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वह मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था। और बलराम की पत्नी रेवती बहुत ही खड़ूस औरत थी, जो वासुदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हर समय वासुदेव पर चिल्लाती ही रहती थी। बलराम भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन वासुदेव बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। एक दिन की बात है, बलराम खेतों पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर वासुदेव बेचारा लेटे बहुत थक गया था, तो वह टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त श्यामलाल मिल जाता है। उसको देखकर वासुदेव बहुत खुश होता है और श्यामलाल उससे कहता है, क्या हाल है भाई वासुदेव? भाई तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ श्यामलाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ श्यामलाल भाई, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे वासुदेव भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? श्यामलाल की बात सुनकर वासुदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई श्यामलाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तब तक वो खाना को हाथ तक नहीं लगती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ वासुदेव भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वह बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वासुदेव की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। वासुदेव जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। और फिर वह गुस्से में आकर वासुदेव से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहां मेरा जिगरी दोस्त श्यामलाल मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाई में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। रेवती के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो वासुदेव पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि रेवती उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन वासुदेव को बहुत भूख लगी थी, तो वह रेवती से प्यार भरी बातों में कहता है, बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे अब खाना नहीं रह गया है तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर वासुदेव को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुप ही रहता है। शाम को बलराम जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मनपसंद का ही बना था, तो तुम्हें खाते समय और भी अच्छा लगा होगा।
हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वह अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वह कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है, तो शायद रेवती से बलराम की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वह कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर बलराम कहता है, अरे हाँ पिताजी, रेवती तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है, उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप रेवती जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे रेवती बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रेवती। मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और अब घर पहुंचा हूँ तो बैठ तक नहीं पाया हूँ और आप काम बताने लगे। अरे कम से कम इतना तो कर लो। कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो और मुझे माफ कर देना। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। बलराम गुस्से में जाकर वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर रेवती से कहता है, अरे रेवती, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वह तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं और आज तो ना जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर लें। अरे रेवती, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं? मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वह आपके पिताजी हैं। इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो, सभी बातों को आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप खा लो जल्दी से। अरे रेवती, मैं खाना तो खा लूंगा और मैं इतना थक भी नहीं गया हूं कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो और तुम बहुत थक गई हो तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूं और तुम्हारा सर दबा देता हूं ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें वासुदेव अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वह खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई लाकर दे दो तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा लें। अब मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। वासुदेव को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। अब रेवती को बहुत गुस्सा आता था जब वह वासुदेव को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि वासुदेव इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही ना आए। इस बूढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। यह दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसका मेरे लिए इस घर में नर्क बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बूढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर बलराम खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी के साथ आता है और वह बलराम से कहता है, अरे बलराम भाई, कैसे हो?
और तुम तो इस बार सबसे पहले थोम में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा है कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें रेवती बहू मिली है। रेवती मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सर दर्द करने लगता है तो उनका सर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को बलराम जब घर आता है तो रेवती बलराम से कहती हैं, अरे जी, देखो अब मुझे पायल खरीद दो। अपने पिछले साल ही कहा था, लेकिन अब इस साल तो खरीद दो और ज्यादा। मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे रेवती, मैं तुम्हें पायल तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूँ और यहाँ फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीद दूंगा। अरे आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वह पैसे वो किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैं आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूंगा जो वह मुझे पैसे दे देंगे और मुझे यह भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे आपको यकीन हो और या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ तो उनके पास पैसे जरूर हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करवा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस वह तुम्हें पैसे दे देंगे क्योंकि एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है रेवती, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके यह भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायलें खरीद दूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके रघु अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे पिताजी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। अरे पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू रेवती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं रेवती का इलाज करवा सकूं। अरे बेटा, तो तुम ज्यादा उदास मत हो, और मेरे पास कुछ पैसे पुराने जुड़े हुए रखे हैं, तो तुम उनसे रेवती बहू का इलाज करवाना और जल्दी से ठीक करवा लेना। ठीक है पिताजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर वह मैं पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा, आज रेवती का इलाज जल्दी हो सके। फिर वासुदेव अपने बेटे बलराम पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता है। अपने पति के पास पैसे देखकर रेवती बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और यहाँ जाने यह कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे हुए फालतू में खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को ऐसे घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे और वह मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने आप को घर से भगा दिया, और मैं बेटा होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर पिताजी के लिए दवाइयां आती रहेगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ही बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे पिताजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 10 रुपए या 20 रुपए खर्च होंगे, इतने रुपए में तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहाँ से चले जाएंगे? अच्छा,
तुम मुझे वह तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वह बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहां से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, ना कि मार देती हो, और उसे दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी। और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना, जैसे जंगल में फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ, रेवती के तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँ। शाम को रेवती खाने में दवाई मिलकर बनाती है और खाना वासुदेव के मनपसंद का बनाती है। वासुदेव की चारपाई पर खाना रखकर कुंती कहती है, बाबूजी, आज मैं आपके मनपसंद का खाना बनाई हूँ, तो आप जल्दी से इस खाने को खा लो ताकि यह ठंडा ना हो पाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर वासुदेव को शक होता है कि आखिर उसके मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है। और फिर वासुदेव अपने आप से कहता है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा आज किया गया है। अरे मेरे मनपसंद का खाना तो आज तक इसने नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया? अरे छोड़ो इन सभी बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लो, बेशक किसमें जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से खाने को खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेता हूँ। फिर कुछ ही देर में वासुदेव बेहोश हो जाता है तो रेवती बलराम से कहती है, देखो जी, अब तो यह बेहोश हो गए हैं, और अब आप इन्हें कहीं जंगल में डाल देना, ताकि या तो यह हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे या फिर इन्हें कोई जानवर का जाएगा। उसके बाद हम दोनों लोग खुशी से रहेंगे। ठीक है रेवती, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इन्हें गांव के दूर वाले जंगल में डाल दूंगा। फिर बलराम अपने पिताजी को एक जंगल में डाल देता है और अपने आप घर के लिए चला आता है। कुछ देर बाद वासुदेव को होश आ जाता है तो वह खुद से कहता है, अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आज बनाया गया था और उसे खाने में बेहोश वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गया। अच्छा भी है, और क्या, जब अपनी औलाद अपने आप को नहीं चाहती तो बहू तो पराए आए घर की थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी थी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद रहता। पता नहीं मैं पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो उस जन्म का मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है।